हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस और रिवॉल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। आई एम योर मेंटर अनुज कुमार। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज की क्लास हमारी होने वाली है प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किया, आज हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आज हम बेसिकली क्रस्ट के बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टोग्राफी आज के दो इनोवेटिव कोर्स के बारे में बता देता हूं। एक है यूपीएससी पंचामृत 2020, जिसमें आपको 5 मॉड्यूल मिलते हैं। एक है आपका ओडब्ल्यूसी सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स और मैप्स के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट कवर करके देते हैं। 200 से ज्यादा वेबसाइट हम इसमें आपको कवर करके देते हैं। सेकंड है गाइज B2M सीरीज। B2M सीरीज में हम आपको 500 प्लस मैप्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज होता है इन सबको याद करने के लिए। एंड गाइज, आपको पता ही होगा कि आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। एंड थर्ड है आपका एनसीईआरटी माइंड मैप्स। एनसीईआरटी को हमने माइंड मैप के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, जिससे कि एनसीईआरटी का रिवीजन भी काफी इजी होता है और उसको याद करने में भी काफी आसानी होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें एनसीईआरटी लगने लगती है। ठीक है, एंड फोर्थ है आपका गाइज कार्टोग्राफी या करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पता ही होगा, यूपीएससी और बाकी जो भी आपके एग्जाम आते हैं गवर्नमेंट के, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कार्टोग्राफी या यूपीएससी स्पेसिफिक ये करंट अफेयर्स लेके आया है, करंट कैप्सूल आपके लिए लेके आया है। तो गाइज, जिसको जरूर खरीदिएगा। ठीक है, एंड फिफ्थ है आपका यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। मेगा पॉइंटर्स में हम आपकी पूरी स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। पूरी स्टैटिक जीके इसमें कवर होती है पॉइंटर्स के फॉर्म में। और ये गाइज, ये आपके 4 अक्टूबर का जो प्रीलिम का एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मॉड्यूल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, इसमें हम आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं और ये आपको 3999 में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 3999 में अवेलेबल है। गाइज, जल्दी से जल्दी इसको खरीदिए। अब हम देखते हैं अपना कार्टोग्राफी है इसका सेकंड कोर्स, जो है यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स। 60 दिन और यूपीन। हाँ गाइज, 60 दिन और यूपीन, जिसमें आपको 140 प्लस क्लासेस मिलती है। 140 प्लस लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है और टोटल इसमें 15 टेस्ट आपको मिलते हैं। इसमें आपको सेपरेट क्लास मिलेगी यूपीजीके की। यूपीजीके की इसमें सेपरेट क्लास है और साथ साथ इसके अंदर करंट भी कराया जाएगा। आपका करंट भी इसमें इंक्लूडेड है। यूपी का करंट गाइज, यूपी का करंट इसमें अलग से इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसी के अंदर है। करंट के अंदर हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी ऐड किया है गाइज, और ये सब आपको मैप के थ्रू ही कराया जाएगा। ये सब आपको मैप के थ्रू भी कराया जाएगा। इसमें आपको 300 प्लस मैप्स प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड गाइज, आपका करंट और आपका जो यूपी है उसको भी हम मैप पे उतार देंगे। आपकी आंखों में छाप देंगे हम यूपी का पूरा स्टेट। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट याद होगा, आपको हर एक चीज याद होगी यूपी की, एंड इवन इंडिया एंड वर्ल्ड भी। ठीक है, एंड गाइस, इसमें आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड होती है। आपको पता ही होगा यूपीपीएससी के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कार्टोग्राफी आईएएस आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है। और गाइस, ये आपको 4999 में, सिर्फ और सिर्फ 4999 में अवेलेबल है। तो गाइस, जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी ये कोर्स खरीदिए। चलिए, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। गाइस, लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किया था। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपने क्या देखा? अर्थ की जो है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है गाइस? अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 3 लेयर कौन कौन सी है गाइस? जल्दी बताओ। सबसे ऊपर है क्रस्ट, इसके अंदर है मेंटल, एंड इसके अंदर है कोर। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे ज्यादा डेंस कौन सी है? कोर है। कोर को भी हमने उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गाइस। कोर में कौन कौन से है? एक है इंटरनल कोर एंड एक है एक्सटर्नल आउटर कोर या एक्सटर्नल कोर बोल लो। ठीक है, इंटरनल कोर की डेंसिटी है 13, आउटर कोर की है 5, एंड मेंटल की गाइस 3.7, क्रस्ट में है आपकी 2.7 एंड 3। ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब इसकी डेंसिटी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि डेंसिटी क्या हो रही है, ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर हम सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ये आपने लास्ट लेक्चर में करा है। तो चलिए, आज हम कोर के बारे में और पढ़ेंगे। सॉरी, आज हम करेंगे क्रस्ट के बारे में। ठीक है, क्रस्ट के बारे में और हम करेंगे। क्रस्ट में आपका ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था। अब ये सब कैसे कैसे डिवाइडेड है, आज हम वो सब देखते हैं।
तो चलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इससे पहले भी कुछ थ्योरीज आई है। किस किस ने वो थ्योरीज दी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है वो सबसे पहले आपकी दी है अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लेकिन इनसे पहले भी कई साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था, उस बेसिस पे अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी ये थ्योरी रिलीज करी है। तो चलिए सबसे पहले उनको देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अर्थ जो है हमारी उस पर 29% लैंड मास है, टेरिटरी कितनी है 29% है, ठीक है। 29% लैंड है, कॉन्टिनेंट्स है, और बाकी क्या है आपके अर्थ पे वाटर है 70% के अराउंड, 71% के अराउंड आपका वाटर है, और सिर्फ 29% आपका अर्थ है, ठीक है। काफ़ी कम अर्थ है, काफ़ी कम कॉन्टिनेंट्स है एज कम्पेयर टू वाटर। और गाइस इसमें फिर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कौन से आपके साइंटिस्ट आए थे, वो आए थे आपके अब्राहम ऑर्टिलियस। अब्राहम ऑर्टिलियस एक डच मैप मेकर थे। डच मैप मेकर कौन होते हैं गाइस? कार्टोग्राफर होते हैं। क्या किस कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो आपके मैप बनाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी कार्टोग्राफिया आईएएस है। हम आपको हर चीज़ मैप के थ्रू कराते हैं ताकि आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का अच्छे से यूज़ हो और आपको अच्छे से वो बेहतर तरीके से याद रहे, ठीक है गाइस। अब्राहम ऑर्टिलियस एक डच मैप में करते हैं। उन्होंने 1596 में कहा, सबसे पहले उन्होंने 1596 में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है वो पास्ट में एक साथ सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा जो हमारे ये सारे कॉन्टिनेंट्स है, ये देखो ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स है गाइज? 7 कॉन्टिनेंट्स है आपके। ये सब के सब आपके जुड़े हुए थे एक दूसरे से पास्ट में, बहुत पहले ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, बाद में ये सब अलग हुए हैं, ठीक है गाइस। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने ये मैप पे ड्रॉ करके किया। इसकी उन्होंने बस ये प्रपोज किया। इसके बाद आए एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इसको मैप पे उतार के दिखाया। उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को उतारा। अमेरिका, कौन कौन से? अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका उन्होंने मैप पे उतारा और उन्होंने देखा कि ये एग्जैक्टली सेम बैठ रहे हैं मैप पे, मतलब कि ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। इससे ये पता चला इनको। सेम कंसेप्ट अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। बस एक जगह ये मार खा गए। क्या मार खा गए अब हम वो आगे देखते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी है काफ़ी अच्छी थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर की। ये गाइस ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1912 में अपनी थ्योरी दी, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा? इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि अर्थ जो है, अर्थ पे का जितना भी लैंड मास है वो सब एक ही जगह था। जैसे अभी आपके 7 कॉन्टिनेंट है, वो ऐसे कॉन्टिनेंट डिवाइडेड नहीं थे, वो सारे के सारे एक ही जगह थे, और वो था सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। एक ही जगह था पूरा का पूरा लैंड मास, वो था सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया मतलब इनकी लैंग्वेज में होता है ऑल अर्थ, ठीक है। इन्होंने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया मतलब होता है ऑल अर्थ। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपका जो ओशन है वो सारा इधर उधर बिखरा हुआ था, इस पैंजिया के इधर उधर था चारों तरफ, ठीक है। ये क्या है? इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालिसा। पैंथालेसा, इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालेसा। पैंथालेसा का मतलब होता है ऑल वाटर। क्लियर है गाइस? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपकी जो लैंड मास है, जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स आज है बिखरे हुए चारों तरफ, वो पहले एक ही जगह थे, एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया। और इस पैंजिया के आसपास आपका ओशियन था आपका, जिसका नाम था पैंथालिसा। फिर आपके जो एक कॉन्टिनेंट्स थे ये टूटना स्टार्ट हुए। कैसे टूटना स्टार्ट हुए और कब टूटना स्टार्ट हुए? ये स्टार्ट हुए 20 करोड़ साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले ये टूटना स्टार्ट हुए, एंड ये 2 पार्ट में टूटे गाइस। कैसे? यहां से ये बीच में से टूट गए, ठीक है। ये देखो ये बीच में से टूट गए, यहां पे देखा, ये 2 पार्ट में टूट गए। ऊपर वाले पार्ट का नाम दिया लोरेशिया, एंड नीचे वाले पार्ट का नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। लोरेशिया लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ये 2 नाम इसके दिए। पैंजिया फर्स्ट टाइम ब्रोक कब हुआ? 20 करोड़ साल पहले, 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मास में, जो है लोरेशिया एंड गोंडवाना, जिन्होंने नॉर्थ एंड साउथ कंपोनेंट बनाए।
और ये लोरेशिया एंड गोंडवाना फिर फर्दर डिवाइड हुए। ये देखो यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हुए, लोरेशिया ये फर्दर डिवाइड हुआ आपका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में। एंड जो नीचे जो गोंडवाना है वो आपका डिवाइड हुआ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में। ठीक है, क्लियर है गाइस? सबको दिखाई दे रहा है? इसमें बहुत इजीली विजिबल है, क्लियर है? देखो फिर फर्दर डिवाइड कैसे हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर ये यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो इंडिया जो है सबसे पहले यहाँ अंटार्कटिका की तरफ था। इंडिया कहाँ मूव हुआ, ऊपर की तरफ मूव हुआ। ठीक है, दिख रहा है सबको? इसके बाद ये सेकंड फिगर है, ये पहले वाली कौन सी थी, ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड, थर्ड एंड देन ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ फिगर की तरफ। फोर्थ फिगर में देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से अलग हो रहा है। ये देखो, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे ये एक दूसरे से मिले हुए थे। ठीक है ना, एक दूसरे से अलग हुआ है और फिर ऐसे ही ये सब मूव होते गए एंड आज का आपका जो अर्थ है, आज के जो आपका ग्लोब है वो फॉर्म हो गया है। ठीक है गाइस, ये अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी में कहा। इसके बाद इनसे एविडेंस भी मांगे गए कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो पहले एक साथ थे। तो इन्होंने कहा आओ जरा हवेली पे, हम तुम्हें एविडेंस दिखाते हैं। इन्होंने सबको बुलाया अपनी हवेली पे और इन्होंने एक एक करके ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि उनके होश उड़ गए। ठीक है ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जिग्सॉ फिट किया। ठीक है, जिग्सॉ फिट मतलब कि इन्होंने सबसे पहले एक एक करके जो भी सारे आपके जो मैप था उसको एक एक करके मिला दिया और मिला के उन्होंने दिखाया कि ये देखो ये पूरा का पूरा लैंडमास ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना ऐसे हो। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने और भी एविडेंस दिए। पहले हम जिग्सॉ फिट का ही देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने अपेरेंटली सब कॉन्टिनेंट्स को क्या किया, फिट कर दिया एंड और बाद में क्या हुआ कि एंड वंस अगेन जॉइन टुगेदर एंड लेटर सेपरेटेड टू फॉर्म अटलांटिक ओशन। और ये सब क्या है, बाद में एक दूसरे से अलग हुआ और अटलांटिक ओशन का फॉर्म हुआ। एंड इसके बाद इन्होंने एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, कुछ नहीं, ठीक है, ओके। इन्होंने बाद में और एविडेंस दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने रॉक की स्टडी करी। इन्होंने रॉक्स की स्टडी करी। इन्होंने देखा कि जो आपके रॉक्स है वो सेम एज की है ओशंस के दूसरी दोनों तरफ। ठीक है, मतलब कि जो आपके जो रॉक इस तरफ मिल रहे हैं वही सेम रॉक आपके इस तरफ भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, इनका दूसरा एविडेंस क्या था, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। ओशंस के दूसरी तरफ जो है आपके सेम रॉक मिल रहे हैं। तो इससे ये इनका कौन सा था, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटिग्राफिक एविडेंस था। वैगनर ने नोटिस किया कि सेवरल इंसिडेंट्स है जहाँ पे कि आपके जो रॉक है वो एक तरफ, जैसे अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, अटलांटिक ओशन गाइस कहाँ पे है, वर्ल्ड का मैप में दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, जो रॉक आपके इस तरफ मिल रहा है वही रॉक आपके इस तरफ भी मिल रहा है। ठीक है, एंड ये तो जब उन्होंने बता दिया बेसिकली, तब रेडियो एक्टिव, तब क्या था, तब उन्होंने दोनों तरफ की जो रॉक्स थी उनको क्या किया था, उनको लिया था और उनकी स्टडी करके बताया था, लेकिन रेडियो एक्टिव डेटिंग नहीं की थी। बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, रेडियो एक्टिव डेटिंग भी करी और ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो दोनों जो रॉक्स है वो सेम एज की है, मतलब कि 2000 मिलियन साल पहले की है, जो आपकी ब्राजील में मिलती है और सेम आपको वेस्टर्न अफ्रीका में भी मिलती है। देखो यहाँ पे जो आपकी यहाँ ब्राजील का है गाइस, साउथ अमेरिका में इधर है और आपका अफ्रीका ये है। ठीक है, दोनों जगह आपकी सेम एज है। रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चला है कि सेम एज है दोनों रॉक्स की। तो और आप अगर इस डायग्राम में भी देखोगे तो ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। इससे पता चल रहा है कि पास्ट में ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक दूसरे से मिले हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने अपना एविडेंस दिया पैलिंथोलॉजिकल एविडेंस। पैलिंथोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है गाइस, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल की जब हम स्टडी करते हैं, फॉसिल की स्टडी से हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पैलियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है,
इन्होंने अब स्पीसीज पे ध्यान दिया। इन्होंने देखा कि जो स्पीसीज आपके एक स्पीसीज ली इन्होंने ग्लोस्पेट्रिया फॉसिल। ग्लोस्पेट्रिया फॉसिल एक प्लांट का स्पीसीज है। उन्होंने देखा ये सेम स्पीसीज आपके 5 डिस्टिंक्ट जोलॉजिकल रीजन्स में मिलती है। 5 डिस्ट्रिक्ट रीजन में मिल रहा है। कहाँ कहाँ इसके एविडेंस? अंटार्कटिका में मिल रहा है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडिया। ये पांचों जगह ये वाला फॉसिल मिल रहा है। ठीक है, अब आप सेम ये चीज इसमें देखिए, सेम चीज आप यहाँ गोंडवाना लैंड में देखिए। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से रीजन है? आपका अंटार्कटिका है, देख रहे हो, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे ये सेम स्पीसीज मिल रही है, तो मतलब कि ये जो पूरा लैंड मास है एक दूसरे से कनेक्टेड था। और इससे पहले क्या था? लोरेशिया और गोंडवाना भी कनेक्टेड था। क्लियर है? तो ये इनका एक एविडेंस था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फॉसिल्स की स्टडी करके अपना एविडेंस दिया। इसके बाद इन्होंने एक और एविडेंस दिया, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट में क्या होता है? आपके सैंड, सिल्ट और जो भी ग्रैनुअल्स होते हैं वो सारे आपके डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर्स एंड वेदरिंग की वजह से। रिवर की वेदरिंग या फिर बाकी सारी वेदरिंग की वजह से कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन प्लेसर डिपॉजिट में एक चीज क्या अलग होती है आपकी, जो इकोनॉमिक वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, गोल्ड भी आपका डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। क्लियर है? अब इन्होंने देखा, इन्होंने सेम वही लिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, इन्होंने देखा कि अफ्रीका, गाइस देखो ये है अफ्रीका एंड यहाँ पे आपका घाना, घाना कंट्री यहाँ पे है। और घाना में इन्होंने देखा कि काफ़ी सारा गोल्ड है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे गोल्ड की एक भी रॉक नहीं है। ठीक है, वहाँ पे गोल्ड की उनको एक भी रॉक नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे उनको काफ़ी सारा गोल्ड देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोल्ड की रॉक है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील में बेलम में गोल्ड की रॉक है। लेकिन जबकि जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे गोल्ड की एक भी आपकी रॉक नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? सरप्राइजिंग था ये, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग सिचुएशन थी ये, कि वहाँ पे जब रॉक ही नहीं है तो गोल्ड मिल कैसे रहा है ना? और जबकि जो आपका ब्राज़ील है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉक है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रॉक जो गोल्ड है वो ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि वो वहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर या वेदरिंग होके वो सब यहाँ डिपॉजिट हुआ है। क्लियर है? वेदरिंग से वो सब वहाँ डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट कैसे हुआ? जब कनेक्टेड हो गए तभी तो डिपॉजिट होएगा, है ना? अब ओशन से तो जा नहीं सकता। तो ये इनका एक और एविडेंस था। तो क्या क्या एविडेंस दिए इन्होंने? एक तो इन्होंने जिग्सॉ फिट करके दिखाया, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट करके। सेकंड, इन्होंने रॉक की एज फाइंड करी। ठीक है, रॉक्स की एज फाइंड करके। एंड थर्ड, इन्होंने स्पीसीज की जो आपके फॉसिल्स थे उनको स्टडी करके किया। पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस दिए इन्होंने। एंड फोर्थ इनका जो एविडेंस था वो था प्लेसर डिपॉजिट। क्लियर है? ये 4 एविडेंस इन्होंने अपनी हवेली पे दिखा दिए। लेकिन फिर इनसे पूछा गया कि ऐसा हुआ क्यों, कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ये सब कॉन्टिनेंट्स ऐसे अलग अलग कैसे हो गए, किस फोर्स की वजह से हो गए, क्या हो गया भाई, क्यों ये सारे अलग अलग हो गए, कौन सी लड़ाई हो गई इनके बीच में? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये सब हुआ है प्ली फ्लीटिंग फोर्स की वजह से, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। प्ली फ्लीटिंग फोर्स, प्ली फ्लीटिंग फोर्स मतलब इन्होंने कहा कि जो अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे अलग है, और जो आपका जो पोल्स है वो अलग, रेडियस अलग है। पोलर रेडियस और ग्रेविटेशनल रेडियस की अलग होने की वजह से आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा अर्थ के रेडियस पे बात डाल दी। और सेकंड, इन्होंने बात करी टाइडल फोर्स की वजह से, जो आपके समुद्र में जो टाइड्स होती है उसकी वजह से आपकी जो है ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये सब अलग हो गए। जो आपके टाइड्स है, समंदर है, टाइड्स ने आपके समंदर को तोड़ दिया, आपके जो लैंड है उसको तोड़ दिया और उसको अलग अलग कर दिया। लेकिन दोनों ही इत्तेफाक से दोनों ही चीज़ें गलत निकली। बोथ ऑफ दीज आर नॉट एनफ टू मूव कॉन्टिनेंट। क्या? दोनों ही चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इतनी मतलब कि एनफ नहीं है कि आपके जो इतना बड़ा लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, उसको अलग कर सकें। यहाँ पे ये बेचारे फेल हो गए अपनी थ्योरी में। ठीक है गाइस, इतना सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें?
अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करी है, जो कि आपकी अल्फ्रेड वैगनर ने दी है। ठीक है, कब दी थी ये? 1912 में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, न्यू थ्योरीज देखते हैं। इसके बाद कुछ न्यू थ्योरीज आए 1930 में, जिन्होंने अपना एविडेंस दिया कि कैसे जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं। उनकी बाकी सारी पीछे की बातें ठीक थी कि हाँ, आपका जो लैंड मास था वो सारा एक जगह था, पैंजिया एंड पैंथलिसा, लेकिन ये कहाँ पे फेल हो गए, ये आपके ये नहीं बता पाए कि किस वजह से ये सब अलग हुए, क्या रीज़न था। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपकी न्यू थ्योरीज में आते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी ये आपकी आर्थर होम्स ने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये आर्थर होम्स, ये भी याद कर लो। कन्वेंशनल करंट थ्योरी दिया है इन्होंने 1930 में। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपका मेंटल पोर्शन है, आपने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा, सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर उसके अंदर है मेंटल, एंड देन उसके अंदर है कोर। ठीक है, आपने मेंटल में पढ़ा था कि आपका कन्वेंशन करंट होता है वहाँ पे। ठीक है, इसी के नाम पे है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। मैंने कहा था ना, ये वर्ड बहुत जगह यूज़ होगा, आगे काफ़ी जगह यूज़ होगा, आपके एटमॉस्फेयर में भी यूज़ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कन्वेंशन करंट। आपके अर्थ के अंदर क्या होता है, कन्वेंशन करंट होता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो मेंटल है वो क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, हिलती रहती है। जो आपके मेंटल की वजह से वो लिक्विड स्टेट में होता है, कन्वेंशन करंट होता है, तो वो क्या आपके क्रस्ट को हिलाता रहता है, ड्रिफ्ट करता रहता है। उस वजह से सबसे पहले इन्होंने ही ड्रिफ्टिंग की बात करी थी कन्वेंशन करंट के थ्रू। ठीक है, एंड जो आपका मेंटल है वो आपका लिक्विड क्यों है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकलती है, उस वजह से वो क्या प्लास्टिक स्टेट में हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में। ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसी थ्योरी के बेसिस पे जो आज के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कन्वेंशन जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद जो नई थ्योरी आती है वो आती है मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ओशन फ्लोर को मैप करना स्टार्ट किया। अब तक क्या था, साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ अर्थ को ही देख रहे थे, क्योंकि ओशन के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था, इस वजह से अब तक ओशन का नहीं हो पाया था कुछ भी। इसीलिए अब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो ओशन फ्लोर को मैप करेंगे। ठीक है, उन्होंने देखा कि ओशन के अंदर वो सिर्फ प्लेन नहीं है, ओशन के अंदर काफ़ी कुछ है। ओशन के अंदर ओशन माउंटेन्स भी है, रेंजेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इवन वहाँ पे डीप ट्रेंचेस भी है। ट्रेंचेस क्या होती है, सबसे गहरी जगह होती है। ठीक है, अर्थ की सबसे गहरी जगह, एकदम से जो गहरी जगह आ जाती है खाई टाइप की, वो होती है ट्रेंचेस। ठीक है, ओके, एंड और क्या दिखा उनको साइंटिस्ट को, मिड ओशनिक रिज दिखी, मिड ओशनिक रिज दिखी, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और वहाँ पे आपकी नई जो आपकी लेयर थी, जो आपके ओशनिक क्रस्ट था, वो नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा था वहाँ पे। साइंटिस्ट को ये सब दिखा, फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम ओशनिक क्रस्ट की भी एज निकाल के देखें। अब तक तो वो कॉन्टिनेंटल एरिया पे काम कर रहे थे, अब उन्होंने ओशनिक क्रस्ट को भी यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने जब उसकी एज फाइंड करी तो उनको पता चला कि ओशनिक क्रस्ट की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो यंग है, और जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वो है ओल्ड। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एरिया की एज ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, याद कर लो ये, किसकी एज ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल एरिया की एज ज़्यादा है। ठीक है, और जो आपका ओशनिक क्रस्ट है उसकी जो एज है वो कम है। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक का। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए, लेकिन जो सबसे अच्छे से समझा पाए वो है टोजो विल्सन। टोजो विल्सन में 1970s के अराउंड अपनी ये थ्योरी सामने रखी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अर्थ है हमारी वो काफ़ी सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर एंड माइनर। बड़ी वाली प्लेट्स को इन्होंने मेजर प्लेट्स में रखा एंड माइनर प्लेट्स को इन्होंने छोटे माइनर प्लेट्स में रखा, छोटे वाली को इन्होंने माइनर प्लेट के फॉर्म में रखा। इन्होंने देखा कि जो मेजर प्लेट्स है वो 7 आपकी मेजर प्लेट्स है।
कितनी है गाइस, मेजर प्लेट कितनी है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मेजर प्लेट आपकी कितनी है। मेजर प्लेट आपकी 7 है, ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स है। और ये जो आपकी प्लेट्स है ये ग्लाइड करती है, ये आपके ड्रिफ्ट करती है, किसके ऊपर तैरती है, स्टेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, बताया था आपको मैंने, ये जब इंटरनल स्ट्रक्चर में करा रहा था अर्थ का, मैंने बताया था ना कि जो आपकी जो प्लेट्स है, जो आपका जो क्रस्ट है, वो किसके ऊपर ड्रिफ्ट करता है, वो किसके ऊपर तैरता है, स्टेनोस्फेयर के ऊपर। क्यों, यहां पे बात आती है डेंसिटी की। किसकी बात आती है गाइस, डेंसिटी की। और जो मैंने बताया था क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, क्रस्ट में भी आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ये डेंसिटी 2.7, ओशनिक की थी 3, एंड इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर जो मेंटल का पार्ट है, एस्थेनोस्फेयर की डेंसिटी कितनी थी, 3.7 गाइस। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो क्रस्ट है वो तैर रहा है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, और आपके एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही आपके कॉन्टिनेंट और ओशन मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और अब जो आपकी जो प्लेट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपकी प्लेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेजर और माइनर तो है ही, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे, कौन सी आपकी ओशनिक प्लेट है एंड कौन सी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब जिस जो प्लेट है उस पे, जिस प्लेट पे आपके ओशन ज़्यादा है तो उसको नाम दे दिया ओशनिक प्लेट, एंड जिस प्लेट पे आपके कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, लैंड मास ज़्यादा है, तो उसका नाम दे दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसे कि आपकी पैसिफिक प्लेट की बात करें तो वो है आपकी ओशनिक प्लेट। वहीं अगर हम यूरेशियन प्लेट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट ज़्यादा है, लैंड मास ज़्यादा है, तो वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ओके। अब ये प्लेट से क्या होता है, प्लेट से आपके यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं, फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये सब आपके जो भी आपकी प्लेट होती है उसके आसपास देखे गए हैं। मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ठीक है, 3 प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 प्लेट है। अब इन प्लेट्स के आसपास इन एरियाज में क्या देखा गया है, जहां ये मिल रही है एक दूसरे से, यहाँ पे क्या क्या देखे गया आपको, माउंटेन रिजेस देखे गए हैं, माउंटेन्स देखी गई है, रिज देखे गए हैं, ट्रेंचेस मिले आपको, फोल्ड मिले हैं। ठीक है, फोल्ड्स मिले आपको, क्लियर है। ये सब आपके इन प्लेट्स के कॉर्नर्स पे देखे गए हैं। एंड जैसे कि आपको बताया, अर्थ का लिथोस्फीयर डिवाइडेड है 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स में। ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स कौन सी है, ये आपकी 7 मेजर प्लेट, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइनर प्लेट्स, क्योंकि मेजर प्लेट्स तो जनरली सबको पता ही होती है, माइनर प्लेट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है आपकी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसमें देखो आपका अटलांटिक ओशन भी आ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर भी इसमें है। इसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट में भी आपका ओशन आ रहा है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है आपका, ये आपका लैंड मास है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है आपकी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपकी। यहीं ये देखो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट भी आपकी मेजर प्लेट है। एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में भी देखो मैक्सिमम क्या है आपका, लैंड मास है, इसलिए ये कौन सी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। वहीं ये देखो ये पैसिफिक प्लेट, ये देखो ये आपको पता ही है अर्थ जो है स्फेयर है, तो ये सब कनेक्टेड है। ये आपकी होगी 4th। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन प्लेट 5th। ये कौन सी है, ये आपकी ओशनिक प्लेट है, मैक्सिमम इस पर क्या है, ओशन है। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन है। ये आपकी होगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर आपकी अफ्रीकन प्लेट, एंड लास्ट बची आपकी एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक है, हो गई आपकी 7 टेक्टोनिक प्लेट कवर। कौन कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। क्लियर है गाइज, ये आपकी 7 प्लेट्स हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है। माइनर प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम 6 ही देखते हैं, 3 4 6 ही देखते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए माइनर प्लेट्स देखते हैं। ठीक है, माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है आपकी, कॉकस प्लेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि कॉकस प्लेट किन 2 प्लेट्स के बीच में है। ठीक है, कॉकस प्लेट्स आपकी कौन कौन सी 2 प्लेट्स के बीच में है।
ऑप्शन दे देगा पैसिफिक प्लेट, कैरिबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपका आंसर ठीक क्या होगा, पैसिफिक प्लेट और कैरिबियन प्लेट। इन दो प्लेट्स के बीच में है आपकी कोकस प्लेट, ठीक है। तो गाइज इनकी पोजीशंस आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, और इनकी पोजीशन याद करने के लिए आपको मेजर प्लेट्स भी याद करनी पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद माइनर प्लेट कौन सी है, नाज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, ठीक है, एंड इंडियन प्लेट तो है ही, ठीक है गाइज। ये सब है आपकी माइनर प्लेट्स। ओके, माइनर प्लेट कौन कौन सी होगी, कोकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट गाइस किस किस के बीच में है, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपकी नाज़का प्लेट। तो क्लियर है गाइस, ये सब अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे से ये मैप अपनी आंखों में बसा लो, बस जाना चाहिए ये मैप, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपने देख ली 7 प्लेट है और कुछ माइनर प्लेट्स है आपकी। अब इन प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होती है, अभी तक बात हो रही है भाई ये मूव करती है, मूव करती है, मूव करती है। भाई कैसे मूव करती है, ये कहाँ मूव करती है, ठीक है। अब देखो इसी डायग्राम में हम देखते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ये दो प्लेट्स ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, एक इधर मूव कर रही है और एक इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। चलो पहले मूवमेंट देख ही लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, उसी में आ जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आपकी 3 टाइप की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी मूवमेंट आती है आपकी, डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। 3 आपकी बाउंड्रीज बनती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना, डाइवर्स होना, ठीक है। डाइवर्स होना मतलब कि एक दूसरे से दूर जाना, क्लियर है। अब जब दो प्लेट्स, मान लो ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है, इसमें ये आपकी मिड ओशियनिक रिज है, यहाँ पे ये आपकी मिड ओशियनिक रिज है, ये आपका एग्जांपल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का, क्लियर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी अफ्रीकन प्लेट है ये इस तरफ मूव कर रही है, और जो आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है वो, और जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये दोनों आपकी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, क्लियर है। अब जब लेफ्ट की एक प्लेट लेफ्ट की तरफ जा रही है, एक प्लेट राइट की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, बीच में एक जगह बनेगी। अब क्या होगा भाई, इस जगह में क्या होगा, इस जगह में नीचे से आपका मैग्मा आएगा, नीचे से आपका मैग्मा आया और नया क्रस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज होते हैं। मैग्मा कहाँ से निकलता है, वोल्केनोज से निकलता है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्केनो देखने को मिलता है मिड अटलांटिक रिज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके नया क्रस्ट फॉर्म होता है, न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, किस वजह से, क्योंकि जो आपकी जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, उस वजह से। क्लियर है सबको, आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी बाउंड्री में आपके नया क्रस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, किस बाउंड्री में आपके नया क्रस्ट फॉर्म होता है, आपको ऑप्शन दे दे डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या नन ऑफ दिस, तो आपका सिंपल आंसर है डाइवर्जेंट बाउंड्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की। कन्वर्जेंट बाउंड्री में गाइस क्या होता है, इसमें तो आपकी जो दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है। मान लो तीसरी प्लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो क्या होएगा, दोनों में टक्कर होएगी, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे कन्वर्ज जा रही है, तो कन्वर्जेंट हो रहा है, इन दोनों में मिल रहे हैं एक दूसरे के, एक कॉमन मीटिंग लाइन पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब ऐसे एरिया में क्या होता है, देखो ऐसे एरिया में मान लो जो आपके जो जहाँ कोलिजन होता है वो 3 तरीके से होता है। या तो जो आपकी दोनों प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स आपकी ओशनिक प्लेट हो, ठीक है, या तो ये दोनों प्लेट ओशनिक प्लेट हो, मिल रही है,
या फिर ये दोनों आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल, या फिर क्या हो सकता है, एक ओशनिक हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट हो सकती है, या फिर ये वाली कॉन्टिनेंट हो सकती है, दूसरी वाली ओशनिक हो सकती है। ये हो सकता है, यही 4 पॉसिबिलिटी है, बेसिकली 3 ही है, एक ओशनिक एंड एक कॉन्टिनेंटल, ठीक है ना। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्लियर है। तो ऐसे में क्या होता है, देखो जब आपकी सेम सेम प्लेट भिड़ती है, मान लो आपकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट भिड़ रही है या फिर आपकी ओशनिक ओशनिक प्लेट भिड़ रही है, तो क्या होएगा, तो आपका जो कोलिजन होएगा उसको हम बोलते हैं कोलिजन। जो आपकी टक्कर होएगी उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। वहां क्या होता है, कोलिजन होता है। लेकिन जब आपकी एक ओशनिक होती है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, तब वहां पे सबडक्शन होता है, ठीक है। तब क्या होता है, सबडक्शन होता है। सबडक्शन क्या होता है गाइस, और यहाँ पे क्या होता है, एक सबडक्शन जोन फॉर्म होता है। सबडक्शन गाइस क्या होता है, जो आपकी ज़्यादा डेंस वाली जो लेयर होती है, जो आपका क्रस्ट होता है, वो अंदर चला जाता है। मतलब कि सबडक्शन में क्या होता है, एक लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ जाती है। मान लो ये है ओशनिक लेयर और ये है ओशनिक लेयर। कैसी होती है गाइस, पतली होती है ना, और ये आपकी कॉन्टिनेंटल लेयर, ठीक है। अब क्या होएगा, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो इससे क्या होएगा, आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे नीचे चले जाएगी, और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके ऊपर आ गया जब कोलिजन हुआ, तो ये क्या हुआ, सबडक्शन हुआ यहाँ पे आपका, किसका, ओशनिक क्रस्ट का। तो ये आपका सबडक्शन जोन फॉर्म हुआ। इसको अब हम आगे देखते हैं, देखो इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और यहाँ है आपका ओशनिक क्रस्ट। ये देखो, ये वाला जो क्रस्ट है आपका ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। अब देखो, जो आपकी डेंसिटी की बात जो अब तक मैं कर रहा था, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी, जो मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा था, क्यों, क्योंकि जिसकी डेंसिटी आपने पढ़ा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या रहेगा, वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। जिसकी डेंसिटी रहेगी कम होएगी वो ऊपर रहेगा। तो जब दोनों की टक्कर होएगी तो ऊपर कौन सी रहेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहेगा, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर चले जाएगी, आपकी ओशनिक क्रस्ट चले जाएगा, ठीक है ना, सबडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सीधा मेंटल में चला जाएगा। मेंटल में मतलब एस्थेनोस्फेयर में चला जाएगा। एस्थेनोस्फेयर में क्या है गाइस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपकी जो ये लेयर है ये दोबारा से आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके एस्थेनोस्फेयर में मिल जाएगी, और फिर जब आपका कहीं वोल्केनो वगैरह होगा वहाँ से वो दोबारा निकलेगी और वहाँ पे कोई ना कोई लैंड फॉर्म करेगी। एंड जैसा कि आपने मिड ओशनिक रिज में देखा था, वहाँ पे क्या था, नए आपके क्या बन रहे थे, क्रस्ट बन रहा था, नया क्रस्ट। ये कहाँ से बन रहा था, आपका एस्थेनोस्फेयर में से मैग्मा निकल रहा था। तो इसी वजह से जो आपका जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी एज कम है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी एज कम क्यों है, क्योंकि वो रेगुलरली फॉर्म होता जा रहा है। इसी वजह से जो आपका ओशनिक क्रस्ट है उसकी एज कम है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। यंग है आपका ओशनिक क्रस्ट। एंड यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक कोलिजन हुआ, यहाँ पे एक गहरी गहरी सी खाई बन गई, ठीक है ना। ये खाई क्या है, ये देखो, ये जो खाई बनी है ये है आपकी ट्रेंच। एंड गाइज, मारियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है आपकी। और कौन से ओशन में है ये, कौन से ओशन में आपके मारियाना ट्रेंच, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंच है ये, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने 2 बाउंड्रीज देख लिया, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्लियर है, ओके। तो चलिए, डाइवर्जेंट बाउंड्री हमने देख लिया और कन्वर्जेंट बाउंड्री देख लिया। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखते हैं हम। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, जरूरी थोड़ा ना कि प्लेट्स ऐसे ही मूव करे एक दूसरे की तरफ, या फिर प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट मूव करे, ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं, रगड़ खा के भी तो जा सकते हैं, है ना। रगड़ भी तो खा सकते हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या किसी पॉइंट पर रगड़ खा रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो आपकी बाउंड्री होती है ये आती है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, वेयर द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, जहाँ पे आपका क्रस्ट जो है वो ना प्रोड्यूस हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या था, क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। डिस्ट्रॉय होकर अगर आपका जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका जब भिड़ रहा था, जब आपका कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिल रहा था, तब क्या हो रहा था, आपके हिमालयाज वगैरह, माउंटेन्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे। जैसे कि आपका हिमालय भी आपका
इसी वजह से फॉर्म हुआ है, कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज की वजह से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपके दो मिले थे, उस वजह से आपके हिमालयाज फॉर्म हो रहे हैं। और वो यंग फोल्ड माउंटेन है गाइस, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब कि उनकी हाइट अब भी बढ़ रही है। और हाइट कितनी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ हिमालय की, और किस रेट से बढ़ रही है ये भी बताओ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है, ना ही आपका जो क्रस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। और आपका क्रस्ट प्रोड्यूस किस में हो रहा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में हो रहा है। इसका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक एग्जांपल क्या है, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फोर्ट। ये जो देखो, ये जो रेड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये है आपका फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, गहरी खाई टाइप होता है, ठीक है ना, गहरी खाई टाइप होता है आपका ये एक फॉल्ट। एंड सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एग्जांपल है। और दूसरा इसका एग्जांपल है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। कौन सा है गाइज, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, जो है टर्की में। एंड टर्की के बारे में मैंने एक चीज़ और बताई थी लास्ट क्लास में, टर्की की कैपिटल क्या है। टर्की की कैपिटल क्या है गाइज, इस्तांबुल नहीं, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है टर्की की कैपिटल। और टर्की एक ऐसा देश है जो कि आपके दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है, आपका ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। और कुछ और कंट्रीज़ भी है जो आपके दोनों आपके जो दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं, जैसे कि एक रशिया भी है, ठीक है। रशिया भी आपका यूरोप में आता है और एशिया में आता है। क्लियर है गाइस, ओके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होता है इन सब से, मूवमेंट से क्या क्या हो रहा है, आपके माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जब आपकी कन्वर्जेंट हो रही है प्लेट्स का, जैसे कि जब आपकी कन्वर्जेंट हो रही है प्लेट्स की, तो क्या हो रहा है, आपके माउंटेन फॉर्म हो रहा है कोलिजन की वजह से। जैसे कि आपके हिमालयाज फॉर्म हुए किस वजह से, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के कोलिजन की वजह से आपके जो है हिमालयाज फॉर्म हुए। इसके बाद क्या हो रहा है, ओशनिक ट्रेंच फॉर्म हो रहा है। ओशनिक ट्रेंच गाइस कहाँ फॉर्म हो रहा है, ओशन के अंदर फॉर्म हो रहा है। ओशन के अंदर काफ़ी गहरी खाइयाँ बन रही है, ठीक है ना, काफ़ी गहरी खाइयाँ बन रही है, जो कैसी होती है, बहुत नैरो होती है, ठीक है ना। एंड इसमें आपके ट्रेंचेस, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अर्थक्वेक्स गाइस बोलते हैं ना, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से अर्थक्वेक आ रही है, आपकी प्लेट्स खिसक रही है, भिड़ रही है एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है, आपकी प्लेट्स भी हिल रही है, वाइब्रेशन हो रही है उसमें, उस वजह से आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं। आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि कैसे अर्थक्वेक आते हैं और क्या क्या होता है अर्थक्वेक से, कौन कौन सी वेव्स निकलती है, ये सब हम डीप में पढ़ेंगे गाइज अगले नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इसमें अर्थक्वेक में एक पैसिफिक रिंग फायर आप देखेंगे, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपके काफ़ी सारे, जो आपने ये देखी होगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पैसिफिक प्लेट्स है, इसी के अराउंड ये जो ये बाउंड्री इसकी फॉर्म होती है, ये जो बाउंड्री इसकी फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी प्लेट्स आके लगती है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे वोल्केनोज है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके अर्थक्वेक आते हैं। मैक्सिमम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब कि एक दूसरे की तरफ प्लेट्स आ रही है, ठीक है। एंड वोल्केनोज क्या होता है, वोल्केनो में क्या होता है गाइस, मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ के, तो वो होता है वोल्केनिक इरप्शन। और ये कहाँ पे देखा जाता है, बेसिकली ये आपकी कन्वर्जेंट में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर, डाइवर्जेंट में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। वैसे ये कॉमन दोनों में ही होता है, मैक्सिमम आपका डाइवर्जेंट में देखा जाता है, ठीक है गाइस। ये आपका आज का मैप है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो गाइज आई थिंक आज का आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री में PDF एंड मटेरियल आपको सारा वहाँ पे प्रोवाइड होएगा, आपको यूपी का पूरा मटेरियल उसमें वहाँ पे प्रोवाइड होएगा। और गाइज हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा पक्का पता है कि हम आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी दे रहे हैं, इसी वजह से कि हमारे मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन से 130 प्लस क्वेश्चन, हमारे जो मटेरियल है वहाँ से 130 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं गए, लेकिन तब भी हम अपनी सेफ एंड साइड के लिए आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी दे रहे हैं। तो गाइज जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो गाइज पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।